अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कई माह बाद दोबारा फाल हुई है। हुकूमत को जल्द घर भेजने के दावे दोहराए जा रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद ने गुज़िश्ता रोज सवात में जलसा किया, जहां एक बार फिर हुकूमत के जाने की पेशगोइयां की गई। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान के जाने के दिन करीब आ रहे हैं। इस नाजायज हुकूमत का खात्मा करके दम लेंगे। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी हिस्सा है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी हिस्सा है। हुकूमत बनाने से पहले उसकी अहमियत नहीं थी और हुकूमत बनाने के बाद उसकी कोई अहमियत नहीं। आज उसके जाने के दिन करीब आ गए। अब आजमाए हुए हो, तुम चले हुए कारतूस हो, चला हुआ कारतूस दोबारा बंदूक में ले दिया जाएगा। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीडीएम रहनुमाओं ने इस हुकूमत के जाने का दावा किया है। इससे पहले हुकूमत के जाने की कई तारीखें दी जा चुकी हैं जो गुजर चुकी हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 20 सितंबर 2020 को वजूद में आने वाली पीडीएम को 9 महीने से जायद हो चुके हैं। लेकिन इस दौरान हुकूमत कमज़ोर होने के बजाय मजीद मजबूत हुई है और पीडीएम कमज़ोर हुई है। पीपल्स पार्टी बाहर हो गई है और साथ ही पीडीएम में नून लीग से मरियम नवाज बाहर हो गई हैं। क़यादत अब शहबाज शरीफ कर रहे हैं। मरियम नवाज पस मंज़र पर चली गई हैं या फिर कर दी गई हैं। कैसे फिर पीडीएम हुकूमत के लिए एक ख़तरा हो सकती है? हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, ना मरियम नवाज साहिबा ट्विटर पर एक्टिव थी, ना ही वो पीडीएम में गई, ना ही कोई पार्टी के इजलास में नज़र आ रही हैं इस तरीके से। तो वाज़े तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा को साइडलाइन कर दिया है। वही लीड करेंगे, वही तकारीर करेंगे, वही क़यादत करेंगे, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये तयशुदा है कि पार्टी को पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ करेंगे और पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पे जो है वो पार्टी की नुमाइंदगी यकीनन मियां शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी के सदर हैं वो करेंगे। मियां जहाँ तक मरियम नवाज साहिबा का तल्लक है तो उनका एक अपना रोल है, वो पार्टी का एसेट है। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त में जब मियां शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, हमजा शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, मियां नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क थे, उन्होंने एक बड़ा मौसर रोल अदा किया, पार्टी को मुतहर्रिक किया, बल्कि पार्टी को जो है वो ज़िमनी इलेक्शन जो है वो जितवाए। तो उनका रोल एक अपनी जगह पे मौजूद है और वो अपना रोल जो है वो अदा करेंगी। जमात जो है ये जिस तरह से कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो जमात जो है ये भी बहुत सारे लोग जब जमा होते हैं और एक मकसद के तहत जदोजहद करते हैं तो फिर वो जमात होती है। जमात को 1, 2 या 3 अफराद का नाम तो नहीं होता। तो इसलिए सभी का अपना रोल है। मरियम नवाज साहबा और मियां शहबाज शरीफ साहब के अलावा बाकी भी और पार्टी में लीडरशिप है जिनकी बड़ी अहमियत है, जिनका एक अपना रोल है, तो सभी अपना रोल जो है वो अदा करेंगे। वैसे मगर ये साथ क्यों नहीं हो सकता? मरियम नवाज साहिबा मुकम्मल खामोश क्यों होंगी? कल ट्वीट तक नहीं किया उन्होंने। अब इसकी तो एक वजह ये हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में उन्हें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिस पर उन्होंने सोचा इसमें से मैं ट्वीट करूँ, क्या तकरीर है ये, या फिर शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें मुकम्मल तौर पर साइडलाइन किया है और कहा है कि मैं ही लीड करूँगा, मैं ही बयानियाँ बनाऊँगा, या फिर मरियम नवाज साहिबा ने चूज़ किया है कि अगर ठीक है आपने लीड करना है तो आप करें, मैं घर पर बैठती हूँ। ये नहीं हो सकता कि आप लीड करेंगे उसके बाद आपने प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देखने हैं और मैंने साथ कैंपेन करनी है। नहीं, दोनों ये चाहते हैं और इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। पार्टी को जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी, अब एक जलसा है, जलसे में वहाँ पे सूबाई सदर मौजूद हैं, पार्टी के दीगर अहदेदारान मौजूद हैं और एक जो पार्टी के सदर हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो सभी का वहाँ पे जाके जमा होने का जो है वो कोई मकसद नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं ज़रूरत होगी कि एक से ज़्यादा लोगों ने जो है वो पार्टी के किसी भी मकसद के लिए अपना अपना रोल अदा करना है, तो उसमें बाकी लोग भी करेंगे जो सीनियर लोग हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहबा भी अपना रोल अदा करेंगी, हमजा शहबाज शरीफ साहब अपना रोल जो है वो अदा करेंगे। सब लोगों ने इतनी मुसीबतें उठाई हैं, इतने मुश्किल से मुश्किल हालात से होके गुजरे हैं, तो इसलिए तो नहीं गुजरे सारे कि जो एक आदमी जो है वो उसको हम जो है वो कहें कि वही जो है वो हर मुसीबत को जो है वो बर्दाश्त करे, फेस करे और बाकी सारे जो हैं वो आराम से घर बैठें। सभी इंशाअल्लाह ताला मैदान अमल में जो है वो अपना अपना रोल अदा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाला जो भी इलेक्शन है या जो भी तहरीक है उसको बड़े मौसर तरीके से जो है सभी अपना रोल अदा करेंगे उसमें। मतलब मुझे बताइए, कल का जो जलसा है उसमें फिर नई हुकूमत के जाने की डेडलाइंस दे रहे हैं, खान साहब के हवाले से डेडलाइंस दे रहे हैं। पहले इतनी सारी डेडलाइंस दी हैं, एक भी हासिल नहीं कर सके, तो ये सीधा सीधा नहीं है। अब आपको भी पता है कि इलेक्शन अभी नहीं होने, 2023 में होने हैं, और आप अपने आप को सियासी तौर पर एक्टिव रखने के लिए, अपने सपोर्टर को एक्टिव रखने के लिए ये सारे के सारे जलसे कर रहे हैं कि जी सरगर्मी भी रहे, और क्योंकि इलेक्शन अब आप ना हो सकते हैं ना करा सकते हैं।
देखें, खुद को एक्टिव रखना भी ज़रूरी है और लोगों को भी जो है वो पूरी तरह से सूरत हाल से आगाह रखना जो है वो भी उतना ही ज़रूरी है। सियासत इसी चीज़ का जो है वो नाम है। और इससे पहले हमने जो जलसों और रैलीज़ का मरहला जो है वो किया, उसके बाद हमें पूरा यकीन था कि अगर लॉन्ग मार्च का मरहला जो है उसको हम करते और लॉन्ग मार्च के नतीजे में पूरी अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट से बाहर आ जाती, तो इसी साल जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो कौम को मिल जाते और शायद इस वक्त हम जो है उस इलेक्शन की कैंपेन में होते। लेकिन बहरहाल अब उसके ऊपर पछताने का या उसके ऊपर जो है वो किसी को ज़िम्मेदार ठहराने का फ़ायदा कोई नहीं कि उसमें जो है वो दो पार्टीज़ ने जो है वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया और वो मरहला जो है वो ना आ सका। अब भी जो हमने जो है वो एक सिलसिला शुरू किया है आवाम से राब्ते का, तो आगे चल के कोई एक मौका ऐसा आ सकता है कि जब पार्टी लीडरशिप महसूस करे हम दोबारा जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ें, दोबारा जो है वो इस्लामाबाद में आके जो है वो धरना दें। ये सारे ऑप्शन जो हैं ये खुले हैं। राज़, ये फिर नहीं, ये आप अपने वोटर सपोर्टर को नई उम्मीद दे रहे हैं। पहले आपने कहा था कि लॉन्ग मार्च, और मौलाना ने कहा कि लॉन्ग मार्च का बगैर इस्तीफों के फ़ायदे नहीं है, इसलिए आप लोगों ने लॉन्ग मार्च नहीं किया, पीपल्स पार्टी को नाराज़ किया। अब आप फिर कह रहे हैं लॉन्ग मार्च हो सकता है। आप नहीं करेंगे लॉन्ग मार्च, और अगर इस्तीफे नहीं देंगे तो लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर इस्तीफे देंगे तो बाई इलेक्शन हुआ तो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का पंजाब में फ़ायदा हो जाएगा, जो आप लोग कह चुके हैं। तो ना आप लॉन्ग मार्च करेंगे ना आप इस्तीफे देंगे। लॉन्ग मार्च करेंगे तो हुकूमत नहीं गिरा पाएंगे बगैर इस्तीफों के। देखें, यकीनन हम जो है वो इससे पहले भी पूरी अपोजिशन को हम इसीलिए चाहते थे कि पूरी अपोजिशन जो है वो विड्रॉ करे असम्बलियों से, ताकि गवर्नमेंट जो है वो ज़िमनी इलेक्शन ना करवा सके। अब भी अगर हालात ऐसे हो जाते हैं और हम इस बात को इंश्योर कर लेते हैं तो बिल्कुल हम इस्तीफ़े देंगे, लेकिन उसके लिए इस्तीफ़े देने के बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन तो नहीं होगा। फिर ज़िमनी इलेक्शन अगर होगा तो फिर हम इतनी ताकत हासिल करने के बाद ये इस्तीफ़े देंगे ताकि ज़िमनी इलेक्शन जो ना हो सके। और मैं ये आपको बात बता दूं कि ये दिसंबर 2021 तक है, 22 का साल चढ़ेगा तो फिर इलेक्शन का जो है ना वो नकारा जो है वो बच जाएगा। और ये वज़ीर-ए-आज़म जो नारे लगा रहे हैं ये इलेक्शन बजट हमें मालूम हो रहा है और ये भी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि ये 23 की बजाय जो है वो 22 के अवाइल में ही ये इलेक्शन की तरफ जाएं। तो इसलिए हम अपनी तैयारी जो है वो अपने तौर पे जो है हमने भी शुरू कर दी है और इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे वक्त जो है वो किस तरह के हालात को जो है वो लेके आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया असरल साहब, हमारे साथ मौजूद थे। दिसंबर 2021 तक का टाइम तो खुद ही दे गए हैं और फिर खुद ही कह रहे हैं अगर हुकूमत इलेक्शन कराएगी, यानी कि अपोजिशन की कोई नहीं नज़र आता कि ऐसी ताकत है कि वो हुकूमत को गिरा पाएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अमरीकी अफवाज की अफगानिस्तान से वापसी का अमल तेज़ी से जारी है, जबकि इतलात आ रही है कि अमरीकी फोर्सेस के इनखला का अमल अमरीकी सदर जो बाइडन की 11 सितंबर की डेडलाइन से पहले ही मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सिर्फ अमरीकी अफवाज ही नहीं बल्कि खुद अफगान शहरी भी अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। काबुल में पासपोर्ट ऑफिस पर अवाम का रश लग गया है जो अफगानिस्तान से निकलने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जैसे जैसे अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से निकल रही हैं उतनी तेज़ी से अफगानिस्तान के कई इलाके अफगान तालिबान के कंट्रोल में आ रहे हैं। इतवार के रोज़ तालिबान ने अफगानिस्तान के जनूबी सूबे कंधार के एक और इलाके पर कब्जा कर लिया है, जबकि तालिबान का कहना है कि अब वो मुल्क के तकरीबन 400 अजला में से 1/4 हिस्सा कंट्रोल करते हैं। क्या मामला है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद इस वक्त काबुल में ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। ज़रा आपसे जो गुफ्तगू हुई हमारी उस हवाले से बताइएगा कि क्या खौफ का माहौल है काबुल में इस वक्त, क्या माहौल है? शाहजेब, अफगानिस्तान के दारुल काबुल में इस वक्त मायूसी है, नाउमीदी है और गैर यकीनी की सूरत हाल है। आम जो शहरी है वो परेशान है कि मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो ख़राब है और आम शहरी जो काबुल में बसता है वो ये ख्याल करता है कि अगर यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब हुई तो उसकी ज़िंदगी का जो मुस्तकबिल है वो ख़राब हो सकता है। ये एक ओवरऑल नाउमीदी और मायूसी की सूरत हाल है। दूसरी बात यह है शाहजेब कि अमरीका की तरफ से जो मुआहदा हुआ है तालिबान के साथ, उसके बाद अमरीकी हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ फौजी हवाले से कोई ताउन नहीं करेगी अमली तौर पर पार्टिसिपेट करके, क्योंकि वो मुआहदा जो कतर में हुआ था फरवरी 2020 में, उसमें वाज़े तौर पर ये बातें तय कर ली गई थी और कुछ बैकडोर पार्लेज में भी बातें तय की गई हैं जो कि फिलहाल सामने नहीं लाई गई। तो अमरीकी तो बराह रास्त जंग में हिस्सा नहीं लेंगे अगर काबुल पर किसी किस्म का कभी भी कोई हमला हुआ। हाँ, जो काबुल में वफाकी हुकूमत है इनकी, जो इनकी मरकज की हुकूमत है, इसके पास
फौज है और फौज को जो असला है और गोला बारूद इनके पास है, जो इक्विपमेंट इनके पास है, वो बड़ा जदीद है। ताहम जो एयर पावर है उसमें कुछ इश्यूज हैं, मेंटेनेंस के कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि वो अमेरिकियों के पास थी, अब वो लोकल इनके पास आ गई है, तो वो इश्यूज हैं। तो अगर आप ये कहें कि काबुल में जो मरकजी फौज है वो जंग करेगी, तो बिल्कुल जंग करने का इनका इरादा है अगर किसी किस्म का कोई हमला हुआ। लेकिन आप ये कहें कि कोई फॉरेन फोर्स इनका साथ देगी, तो अमेरिका तो इनका साथ फिलहाल देता हुआ अमली तौर पर नजर नहीं आ रहा। ये बताइएगा, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की तालिबान को डायलॉग की टेबल पर लेकर आए, फिर अमेरिका ने इनखला का ऐलान कर दिया, तो उसकी वजह से जाहिर है बात आगे नहीं बढ़ सकी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी ये बात कह चुके हैं। वहाँ जो अफगान अवाम है उनसे जब आपकी बात होती है, वो पाकिस्तान के किरदार को कैसे देखते हैं? क्योंकि जाहिर है वहाँ की जो हुकूमत है उसकी तरफ से एक बहुत मनफी बयानिया रहा है। जी शाहजेब, काबुल में जो अक्सरीती लोग हैं उनकी राय पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में कोई इतनी ज़्यादा मुस्बत नहीं है, बल्कि नाकदाना है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बताया गया है कि जो तालिबान हैं उनको पाकिस्तान की पुष्टपनाही हासिल है, माजी में भी रही है और अब भी है। ये अलग बात कि पाकिस्तान अब एक पॉलिसी अनाउंसमेंट दे चुका है कि हम तालिबान की साथ नहीं है या उस तरह से तालिबान की पुष्टपनाही नहीं कर रहे, ये एक अलग मामला है। लेकिन यहाँ पर तासर यही है कि जो अफगानिस्तान के अंदर कोई अमन आमा का मामला होता है तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया जाता है, तो इसका तासुर ज़ाहिर है अवाम के ऊपर है। लेकिन एक तबका, एक काबिल ज़िक्र तबका ऐसा भी है जो पाकिस्तान में रहा है, महाजिर बन के पाकिस्तान में गया था, वहाँ से अच्छी यादें उनकी वाबस्ता हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान में ही पले बड़े हैं और अब वापस अफगानिस्तान में आकर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, तो वो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत भी करते हैं और जहाँ पर भी पाकिस्तानी उन्हें नज़र आए उनको खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन जो दूसरा तबका है, जो एक बड़ा तबका है, वो पाकिस्तान के बारे में कोई इतने अच्छे ख्यालात नहीं रखता। बहुत शुक्रिया। सेहत की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम पर बात करेंगे। FIA ने एक और सहाफ़ी को नोटिस जारी कर दिया है। वो केस जिसमें 2 साल से FIA खुद कुछ नहीं कर सकी है, कोई ठोस पेशरफ नहीं हो सकी है, कोई अहम किरदार कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका है, कई सवालात के जवाब नहीं मिल सके, स्कैंडल की वीडियो का फॉरेंसिक तक नहीं कराया, या करा लिया तो अवाम को बताया ना अदालत को बताया। और अब FIA ने जज अरशद मलिक केस में सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन नदीम मलिक को तलब कर लिया है। FIA के काउंटर टेररिज्म विंग के नोटिस के मुताबिक 28 अप्रैल को आपके प्रोग्राम से पता चला कि आपके पास अहम मालूमात हैं जो FIA के ज़ेर तफ्तीश केस से मुताल्लिक हो सकती हैं। इसलिए आप 6 जुलाई को 11 बजे FIA हेडक्वार्टर्स में काउंटर टेररिज्म विंग के सामने पेश हों और अपने साथ मुतालिका मालूमात, दस्तावेज़ात और शवाहिद भी लेकर आएँ। इस हवाले से नदीम मलिक साहब ने आज अपने प्रोग्राम में कहा कि वो अपनी खबर पर कायम है, FIA को अपनी सोर्स नहीं बताएंगे और कल FIA में पेश नहीं होंगे। सीनियर साहब नदीम मलिक को नोटिस जारी किए जाने की मजम्मत की जा रही है। सियासी और सहाफ़ती हल्के इसकी मजम्मत कर रहे हैं। कराची प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और दीगर सहाफ़ती इदारों ने इसकी मजम्मत की है। 28 अप्रैल को नदीम मलिक साहब ने अपने प्रोग्राम में जज अरशद मलिक वीडियो केस के हवाले से बात की। ये वो केस है जिसमें अब तक FIA कोई ठोस पेशरफ नहीं कर सकी है। एक एक करके गिरफ्तार मुल्जिमान रिहा हो गए और केस के मरकजी मुल्जिम को भी अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। आज से तकरीबन 2 साल पहले 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज ने नून लीग की क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के उस वक्त के जज अरशद मलिक मरहूम की ऑडियो और वीडियो जारी की और इल्ज़ाम लगाया कि जज अरशद मलिक ने दबाव में आकर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई। मगर साथ ही जज अरशद मलिक ने नून लीग पर इल्ज़ाम लगा दिया कि नून लीग ने उन पर नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला देने के लिए दबाव डाला, रिश्वत की पेशकश की और धमकियाँ दी। जज अरशद मलिक ने यह भी तस्लीम किया कि उनकी एक वीडियो है जिसकी बुनियाद पर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। FIA ने 16 जुलाई को जज अरशद मलिक की दरख्वास्त पर FIR दर्ज की और तहकीकात का आगाज़ कर दिया और हुकूमत ने इस वीडियो की फॉरेंसिक कराने का ऐलान कर दिया। मगर फिर वीडियो का फॉरेंसिक नहीं कराया गया। फिर नून लीग के इल्ज़ाम के मुताबिक कराया गया तो सामने नहीं लाया गया। बाद में इस वीडियो के अहम किरदार नासिर भट्ट ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि उन्होंने वीडियो की फॉरेंसिक खुद करा ली है। मगर फिर क्या हो रहा है, आप खुद देख लें कि मैं इंसाफ के लिए धक्के खा रहा हूँ, एम्बेसी में जाता हूँ, वो मुझे ये तो दे देते हैं जी कि ये आपके वारंट है, लेकिन मेरी वीडियो और ऑडियो की फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है उसको टेस्ट नहीं कर रहे। मैं हाई कोर्ट तक गया, इस्लामाबाद में मेरे वकला पेश होते हैं भुट्टा साहब, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को कंफर्म नहीं करें कि उस चीज़ को टेस्ट करें, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ ओरिजिनल है। इसी तरह FIA की तहकीकात में भी कोई ठोस पेशरफ नहीं हुई, बल्कि इस केस के हवाले से सियासी इंतकाम की बातें होने लगी। साबिक DG FIA बशीर मेमन ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि वीडियो केस में उन्हें दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने का कहा गया था। वो जो जज वीडियो स्कैंडल में
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी कहा था कि टेररिज्म होना चाहिए। मतलब इस तरह के मुतालबात थे जो कि मतलब मैं उनको ये नहीं कहता था कि वो, मैं कहता था कि जी वेयर द लॉ, तो हम काम करेंगे ना। बशीर मेमन ओहदे से हट गए, इसके बाद वाजिद जिया को डीजी FIA तैनात किया गया। नून लीग ने उस वक्त इल्ज़ाम लगाया कि जब से वाजिद जिया FIA के नए डीजी तैनात हुए हैं और शहजाद अकबर को दाखिला का इजाफी चार्ज दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई है। नून लीग के रहनुमाओं की तलबी हो रही है। इसी तरह जज अरशद मलिक की शिकायत पर FIA ने मुलजिम मियां तारिक महमूद को गिरफ्तार किया, क्योंकि उन पर जज अरशद मलिक ने इल्ज़ाम लगाया था कि मियां तारिक महमूद ने मुल्तान में उनकी वीडियो बनाई थी और फिर उस वीडियो से उन्हें ब्लैकमेल किया गया और फिर ये वीडियो मियां तारिक महमूद ने नून लीग की क़यादत को दे दी, जिसके बाद नून लीग की क़यादत ने उन पर दबाव डाला, रिश्वत की पेशकश की और ब्लैकमेल किया। मगर गुज़िश्ता साल 2 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलजिम मियां तारिक को भी ज़मानत पर रिहा कर दिया और अपने फैसले में लिखा कि अदालत के बार बार सवाल करने के बावजूद तफ्तीशी अफसर मुलजिम मियां तारिक के जुर्म में मुलव्विस होने से मुताल्लिक मवाद पेश ना कर सके। इसके अलावा FIA ने जज अरशद मलिक की शिकायत पर नासिर जजुआ, गुलाम जिलानी और खुर्रम रसूल को भी गिरफ्तार कर लिया था। इन तीनों अफराद पर जज अरशद मलिक ने ब्लैकमेल करने और दबाव पर डालने का इल्ज़ाम लगाया, मगर फिर खुद FIA ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन तीनों के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले, जिसके बाद अदालत ने इन तीनों को भी बरी कर दिया। बाद में FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इन तीनों अफराद की दोबारा गिरफ्तारी की दरख्वास्त की कि साइबर क्राइम की अदालत से रिहाई के बाद FIA ने दोबारा से तहकीकात करनी है, इसलिए इन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए, मगर अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी हैं, शहजाद अकबर अभी भी मुशीर दाखिला हैं और एक सहाफ़ी ने अपने ज़राए से जब इन बातों की तस्दीक की है जो इल्ज़ामात की सूरत में पहले ही सामने आ चुके हैं, तो FIA ने उन्हें तलब कर लिया है। ये अगर मीडिया को पैगाम नहीं है कि इस इशू पर बात ना करें तो और क्या है। जज अरशद मलिक तो रहे नहीं, वीडियो की फॉरेंसिक कराई नहीं, तो अब FIA सहाफ़ी नदीम मलिक से कैसे तहकीकात आगे बढ़ाएगी। और ये सिलसिला है बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो हुकूमत पर तनकीद करते हैं, उन्हें FIA की तरफ से नोटिस आने का जो अब नदीम मलिक साहब तक आके पहुंचा है। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। शहजाद अकबर साहब, पहले ही तनकीद होती रही, आप लोगों ने फॉरेंसिक कराने का वादा किया था, वो फॉरेंसिक करा के आवाम के सामने नहीं रखे, इस इन्वेस्टिगेशन को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया। जिन पर नदीम मलिक जिन पर अरशद मलिक ने इल्ज़ाम लगाया वो भी रिहा हो गए। अब जब एक जर्नलिस्ट बात कर रहा है कि जी मेरी सोर्स से ये बात कंफर्म हो रही है, जो स्टोरी पहले से आपको पता है, आप उसे हैरास नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं नोटिस देके? देखिए शाहजेब, दो चीज़ें हैं। एक तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है उसके ऊपर क्या उसमें मुश्किलात हैं और किस तरफ इन्वेस्टिगेशन जा रही है वो तो टीम एग्जैक्ट बता सकती है। इस केस में आप जानते हैं कि अरशद मलिक साहब की वफात हो चुकी है, वो एक की विटनेस भी थे इस केस के अंदर। और अभी मलिक साहब को भी जो नोटिस दिया गया है, यहाँ पे मैं एक तस्हीह करना चाहता हूँ, ये उनको नोटिस एक तो ये है कि कुछ जगह था कि साइबर में आया है, साइबर में नहीं है। जो अरशद मलिक साहब की तहकीकात FIA टीम कर रही है उसने दिया है मावनत के लिए, तो उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई एक्यूजेशन नहीं है। उन्होंने अपने शो के ऊपर शायद, और ये भी मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे इनसे पता चला था पूछने पे, कि उन्होंने कहा था उनके पास कुछ मालूमात हैं, तो अब वो टीम उनसे पूछना चाहती है और वो भी सारी बात है, वो उनके ऊपर मुनसर है कि वो कितना असिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें तमाम लोगों को, तहकीकाती इदारों को असिस्ट करना चाहिए। तो ये किसी तरीके से भी हरासमेंट नहीं है, उनकी असिस्टेंस दरकार है कि अगर इस पूरे किस्से के बारे में उनके पास कोई मालूमात है जो तहकीकात में मददगार साबित हो सकती है तो वो फराहम कर दें। मगर केस के हवाले से हमने आपको मुतादिद दफ़ा इंटरव्यू किया है, पहले से जो मालूमात FIA के पास थी उस पर आज तक क्या किया है? जज के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगाया आप लोगों ने, आपने कहा कि हम फॉरेंसिक कराएंगे, वो नहीं कराया आप लोगों ने। फिर मियां तारिक को गिरफ्तार किया अरशद मलिक की शिकायत पर, वो भी रिहा हो गए। इसके अलावा जो दूसरे गिरफ्तार किए वो भी FIA ने खुद क्लियर किए, फिर FIA पहुंच गया कि दोबारा गिरफ्तार करना है। तो ये सारी स्टोरी पता है FIA को। एक जर्नलिस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है अपनी सोर्स से, आप उसे बुला लेते हैं, तो ये पैगाम है ना मीडिया को कि आप इस पर बात ना करें, बात करेंगे तो आपको भी बुला लेंगे, हमने ये वाकया दबा दिया है इसलिए आप भी दबा दें, वरना पेशियां होंगी आपकी। नहीं, देखिए शाहजेब, दो चीजें हैं। एक तो बिल्कुल आपके मतलब जज्बात को समझता हूँ, बिल्कुल आप सहाफ़ी के बारे में जब कोई भी बात की जाती है तो ये सवाल जरूर उठता है कि शायद उनकी आज़ादी राय के ऊपर कोई हमला तो नहीं है, और उसमें क्लैरिफिकेशन भी दे चुके हैं कि ऐसी हरगिज कोई बात नहीं है। उनसे एक ताउन मांगा गया है। और दूसरी चीज ये है कि जज अरशद मलिक के केस में बहुत सारे अहम मुल्ज़मान जो हैं इस वक्त बरतानिया बैठे हुए हैं। अब उनको पाकिस्तान लाना और वो करना, ये तमाम मुश्किलात इस केस के अंदर हैं। लेकिन तहकीकाती टीम जो है, जब भी उसको कोई नई चीज, नई लीड मिलेगी तो उसके ऊपर वो अपना एक्शन तो करेगी, क्योंकि कल यही सवाल होगा कि आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया।
नहीं तो मगर आप लोग जब फॉरेंसिक नहीं करा रहे थे तो नासिर भट्ट ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि उन्होंने बरतानिया में फॉरेंसिक कराया और रिपोर्ट लेके वो एम्बेसी जाते थे, अब पाकिस्तान की एम्बेसी लेती नहीं थी। आप किसी भी कानून के शख्स से पूछ लीजिए, एक प्राइवेट शख्स के फॉरेंसिक की कानून में क्या वैल्यू होती है, और जब तक इसकी ओरिजिनल जो कॉपी है वो FIA को नहीं दी जाती, FIA इसको खुद हासिल नहीं कर सकता, वो किस चीज की फॉरेंसिक कराए। डॉक्टर को कोई चीज हुई है नहीं हुई वो तो उसकी ओरिजिनल टेप से पता चलता है। साबिक आईजी शुएब सडल साहब हमारे प्रोग्राम में 2 साल पहले ही आए थे, उन्होंने बताया था कि फॉरेंसिक कराने के लिए ओरिजिनल की जरूरत नहीं है, जो कॉपी है उससे भी पता चल जाता है कि ये डॉक्टर हुई है या नहीं हुई है। देखिए वो तो फिर शुएब सडल साहब को भी अपनी असिस्टेंस देनी चाहिए इस टीम को, मैं इस पर यही कह सकता हूँ। 2 साल पहले शुएब सडल साहब हमारे प्रोग्राम में कह गए, उन्हें तो नहीं बुलाया DG FIA ने, नदीम मलिक साहब को बुला लिया। देखिए अब इसके ऊपर जितनी कोई कमेंट हो वो तो नहीं है। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नदीम मलिक साहब के शो में उन्होंने फरमाया, उसके ऊपर उनको बुलाया गया, और मैं दोबारा ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये हरगिज किसी की आज़ादी राय के ऊपर कोई हमला नहीं है, और ना ही मकसद उनको किसी चीज़ से एक्यूज करना है। मावनत के लिए CRPC के सेक्शन 160 के तहत बुलाया है, वो मावनत उनको एक अच्छे शहरी की तरह ज़रूर देनी चाहिए, और अगर वो ना देना चाहें तो वो भी उनका हक है कानून के मुताबिक। शाहिद अकबर साहब, एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। आपने कहा था कि आप लोगों ने जो 265 रुपये की कीमत पर, गन्ने की कीमत पर चीनी की कीमत कैलकुलेट की है, वो 80 रुपये एक्स मिल बनती है। आज यूटिलिटी स्टोर ने 90 रुपये की चीनी खरीदी है, तो फिर मार्केट में कैसे होगी सस्ती? जब यूटिलिटी स्टोर को 90 रुपये और अखराजात मिला के 100 रुपये की पड़ रही है, तो आप मार्केट को पैगाम दे रहे हैं कि 100 रुपये से नीचे कीमत नहीं आएगी। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो शुगर की कीमत को लेके जो कीमत मुकर्रर की गई थी एक्स मिल, उसके ऊपर इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर एक कमेटी है, उसने उसकी कीमत मुकर्रर करनी है। रमजान के अंदर तो जो हुकूमत ने 85 रुपए कीमत मुकर्रर की थी वो अदालत ने तस्लीम करके उसको लागू कर दिया था। अब वो जो दोबारा से तमाम शुगर मिल्स वालों को बुला के उनकी बात सुन के कीमत मुकर्रर करने का प्रोसेस कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज इसको देख रही है। उनके यहाँ एक कमेटी बनी हुई है जिसने ये कीमत अदालत में देनी है, और वो फिर वहाँ से ये तय होगा कि ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल, एक वो भी इसके अंदर एक इशू है, तो उसके ऊपर असल तो एक्स मिल प्राइस का तयन करना है। सब तो एक्स मिल का तयन अभी तक हो नहीं पा रहा है। रमज़ान में अदालत ने कर दिया था, मगर आप उस पर अमल दरामद नहीं करा पाए। लंबी लंबी लाइनें लगी थी लोगों की, मगर चीनी उन्होंने 100 रुपये से ऊपर ही बेची शुगर मिल मालिकान ने। जब आप एक्स मिल प्राइस नहीं तय कर पा रहे हैं और चीनी इतनी महंगी बिक रही है, यूटिलिटी स्टोर खुद 90 रुपये की खरीद रहा है। 40,000 टन का मतलब है 40 करोड़ रुपये आवाम के इन्होंने जेब में डाल दिए, आपकी तय करदा प्राइस जो 80 रुपये थी उसके मुकाबले में। तो ये आप जो कहते थे माफिया है, तो ये इतना तगड़ा है कि हुकूमत से ज़्यादा तगड़ा है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते इसके खिलाफ। देखिए शाहजेब, आप इस पे मुझसे ज्यादा प्रोग्राम्स कर चुके हैं और आप खुद समझते हैं कि ये जो मैं अब इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये मुख्तलिफ फोर्सेस हैं जिनकी हम तो शुरू दिन से जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट भी है वो भी यही चीज बार बार करा रही है कि एक प्रोडक्ट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक दफा साल के अंदर तय हो जानी चाहिए और फिर पूरा साल उसके ऊपर ही वो लगभग वो चीज मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए, और उसके लिए जितनी रेलेवेंट कानून साजी थी वो भी की गई है। ऐसा मगर शराब साहब ये नहीं कर सकती हुकूमत कि यूटिलिटी स्टोर 90 रुपये की खरीदे, उसे खुद 100 रुपये की पड़े, और आप रिटेलर और होलसेलर पर छापे मार रहे हो कि सस्ती बेचो। वो कैसे सस्ती बेचेगा फिर? देखिए मेरे इल्म में नहीं है यूटिलिटी स्टोर ने किस प्रोसेस के तहत 90 रुपये में चीनी खरीदी है, लेकिन ऑफ कोर्स जब एक दफा एक्स मिल प्राइस मुकर्रर हो जाती है तो फिर उसी प्राइस के ऊपर ही चीनी खरीदी जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहिद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक और खबर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सिंध भर में आज से मैट्रिक के इम्तिहानात का बाकायदा आगाज हो गया है, मगर पहले ही दिन शदीद बदनज़मी देखने में आई और पेपर लीक होने की रिवायत बरकरार रही। कराची में कायम 400 से ज़ायद इम्तिहानी मराकज़ में दर्जनों मराकज़ पर 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा घंटों की ताख़ीर से पहुंचा, और जिन मराकज़ में पेपर वक्त पर शुरू हुआ वहां से 4-5 मिनट बाद ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सिंध हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही है, जिम्मेदारी नहीं ले रही है। हमारे साथ सैयद शरफ अली शाह, चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची मौजूद होंगे। पहले राना जावेद से पूछते हैं जो सारा दिन इस मामले को कवर करते रहे। राना, क्या हुआ है सारा दिन? जी बिल्कुल शाह साहब, आज जब मैट्रिक के पेपर्स का आगाज़ हुआ सिंध भर में और कराची में जब 9:30 बजे पेपर शुरू हुआ, तो सबसे पहले ये शिकायत सामने आई कि 9:34 पर यह पर्चा सोशल मीडिया पर दस्तयाब था और तमाम जगह ये मौजूद था।
दूसरी शिकायत पर आना शुरू हुई मुख्तलिफ इम्तहानी मराकिज़ से कि पर्चा वहाँ नहीं पहुँच पाया, और ये कुछ मिनट का वक्त था, लेकिन बढ़ते बढ़ते 2, 2.5 और 3 घंटे तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बर वक्त इम्तहानी मराकिज़ पर पर्चा नहीं पहुँच सका। न सिर्फ दूर दराज के इलाके बल्कि नॉर्थ नाज़ाबाद और नाज़ाबाद जहाँ मैट्रिक बोर्ड वाक़ है वहाँ पर भी घंटों पर्चा लेट हुआ है, जिसकी वजह से एक नुकसान ये हुआ कि जो पर्चा 9:34 पर आउट हो चुका था वो हलशुदा बच्चों को पेपर शुरू होने से पहले बाद इम्तहानी मराकिज़ में मिल चुका था। दूसरा वाक़या ये हुआ कि जो मुख्तलिफ इम्तहानी मराकिज़ थे वहाँ पर मोबाइल का खुला इस्तेमाल रहा और तलबा नकल करते रहे, कोई सख्ती नज़र नहीं आई। 2 इम्तहानी मराकिज़ तो ऐसे हैं जिसके बारे में हमें प्रिंसिपल ने तस्दीक की है। एक तो बिहार कॉलोनी का गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है कि वहाँ पर जब पर्चा नहीं पहुँचा तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर जो थे वो मौजूद थे, उन्होंने पेपर मुलतवी करने का ऐलान किया। तो ये सूरत हाल शहर भर में रही है और मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया का कहना है कि इस तमाम वाक़े के ज़िम्मेदार जो है वो मैट्रिक बोर्ड की जो सेंट्रल कंट्रोल ऑफिसर थे वो थे, जिनकी नाअहली की वजह से आज ये सारा मामला पेश आया और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सर चेयरमैन भी मौजूद हैं। शरीफ अली शाह साहब, आप चेयरमैन बोर्ड हैं, आप बताइएगा, चीटिंग का तो हम सुनते ही थे, मगर घंटों घंटों पेपर नहीं पहुंच रहा है, तलबा को मिलने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हाँ जनाब, एक्चुअली जो है वो हमारे जो है 443 इम्तहानी मराकिज़ थे, जिसमें से जो है वो 38 सेंटर ऐसे थे जहाँ पर जो है वो पर्चा देर से पहुंचा। उसके पर्चे की एक वजह जो अब तक समझ में नहीं आई वो ये, हमारे बोर्ड के जो है वो CCO होते हैं, सेंट्रल कंट्रोलिंग ऑफिसर, जो सेंटर को कंट्रोल करता है, वो टीचर्स में से होते हैं, तो वो आए नहीं पेपर्स उठाने, जिनको हम हब बनाते हैं सेंटर, जहाँ से 11 हब बनाए हुए थे कराची में जो क्लोज पढ़ते थे, जहाँ से क्वेश्चन पेपर उठा के उन्होंने सेंटर में पहुंचाने थे। तो वो 11 हब में से जो है वो ये 38 सेंटर ऐसे थे जहाँ पे ये हमारे CCO साहबान नहीं पहुंचे, और वो न पहुंचने वजह से जो है वो पेपर डिले हुआ। फिर हमारा स्टाफ जो मौजूद था उसने जो है वो पेपर जाके मुकर्रर सेंटर तक पहुंचाया, जिस वजह से पेपर डिले हुए। तो पहली शिफ्ट में ऐसा हुआ तो सेकंड शिफ्ट में ठीक कर लेते, फिर यही हुआ, सेकंड शिफ्ट में भी नहीं पहुंचे पेपर टाइम पर। वही जैसे मैंने कहा कि कंस्पायरेसी मुझे लगती है कि CCO ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। इसके बाद जो है हमने अभी आज जो है वो तमाम CCO के ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं कि जो अब वहाँ पे जो एग्जामिनर सुपरिटेंडेंट होगा उसकी ड्यूटी लगाई है, काइंदा वही जो को आके हब से जो है वो पेपर कलेक्ट करेगा। और हब जो हमारे 11 थे उनको हमने बढ़ा के 18 कर दिया है, 18 टाउन, हर टाउन का अलग अलग हब बनाया है। कल से जो है वो ऑपरेट हो जाएगा और वहाँ पे जो है वो हमारे एग्जाम सुपरिटेंडेंट जो होते हैं उनकी ड्यूटी लगाई है कि अब वो आएंगे, और अब ये CCO का जो सिस्टम ही खत्म कर दिया है हमने। तो जिन सेंटर्स पे तलबा को वापस भेज दिया गया, पेपर नहीं दिया उन्होंने, उनका क्या होगा? तो उसको हम डिसीजन लेंगे अभी जो है वो, जब पेपर जैसे दूसरे खत्म होंगे उसके बाद जो है वो अब अभी हम अपनी मीटिंग करेंगे, उसमें फैसला करेंगे कि इनको कैसे कंपनसेट किया जाए। लेकिन पेपर तो लेंगे उनका, अगर जहाँ पे जो है वो कोताही जो बोर्ड की है तो वहाँ पे तो बच्चों का कुछ नहीं है, वहाँ पे हम कंपनसेट करेंगे। मतलब सिंध में क्यों दीगर सूबों के मुकाबले में ज़्यादा बदइंतजामी नज़र आती है? पेपर का लीक हो जाना, टाइम पर ना पहुँचना, ये सारे के सारे मामला, चीटिंग क्यों इतनी ज़्यादा होती है? और बजाय इसके चीज़ें बेहतर हो, ख़राबी क्यों होती हैं? ये खासतौर पे ये आज सिंध के जो है तो ज़्यादातर जो है वो बोर्ड्स में चीटिंग हुई है, लेकिन जो है वो बाकी इम्तिहान जो है वो टाइम पर हो गया है और कोई जो है शिकायत नहीं मिली है। समझ, चीटिंग भी कोई छोटी चीज़ नहीं है और आज तो टाइम पर पर्चा ही नहीं पहुंचा। लेकिन ये है कि जो है वो इंतजामी बेज़ाब्तियां हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है कॉपी जो है कल्चर भी यहाँ पर ज़्यादा है दूसरे सूबों की निस्बत, कि उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से किसी जो मैकेनिज्म के जरिए जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई है कि अभी किस तरह से जो है एक मैकेनिज्म बनाया जाए। तो बनाइए ना मैकेनिज्म, कौन बनाएगा मैकेनिज्म? पहले कोई साल थे जिसमें उन्होंने रेंजर्स की ड्यूटी लगाई थी सेंटर्स पे, तो ज़माने में काफ़ी कॉपी कल्चर जो है वो कॉपी का सिस्टम काफ़ी ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब दोबारा जो है वो क्या कहते हैं कि वही पुलिस वही टीचर्स का सिस्टम है, तो उसी वजह से ये जो सिस्टम कॉपी का कल्चर जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया। शायद खुद ही कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं हुआ है, सिंध हुकूमत जिम्मेदारी नहीं ले रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।